ओके, ऐसा कोई प्लान नहीं जो फेल ना हो, और ऐसा कोई प्लान नहीं जो सक्सेसफुल ना हो। हाय गाइस। कोई नहीं, कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं तो। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले हमारा काम होता है सेट। यहाँ पे देखो, मैं पहले इसमें दिखाता हूँ। सेट सेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। पहला क्या है? सेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है ना? अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करना है। ठीक है ना? एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करना है, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। उसका जो उल्टा है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जैसे आपको चेक करना है कि मेल और फीमेल का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है ना? ये किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, राइट? तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई कि मेल का एवरेज स्पेंडिंग और फीमेल की एवरेज स्पेंडिंग क्या है? बराबर है। वो आपकी क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस हो गई। तो अल्टरनेट क्या हो गई? बराबर नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ओके। दूसरा टेस्ट होता है बेटा सेट करने का कि रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस एरिया। इसका क्या मतलब होता है? देखो कि सब रिजेक्शन नहीं, उसके सबसे पहले ये होता है कि हमें सेट करना होगा कि टेस्ट कौन सा करना है। चेक फॉर टेस्ट, हमें कौन सा टेस्ट करना है? ओके, कौन सा हमको टेस्ट करना है? तो जैसे हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। हमें चेक करना है, टी टेस्ट करना है, हमें जेड टेस्ट करना है, हमें काई स्क्वायर करना है, हमें अनोवा करना है, हमें नॉर्मलिटी टेस्ट करना है, एटसेट्रा। कि हमें कौन सा टेस्ट करना है। ठीक है ना? सबसे पहले सेट करोगे और उसके बाद देखोगे हमें रिजेक्शन एरिया क्या करना है और एक्सेप्टेंस एरिया क्या करना है। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरह लिखोगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या चीज है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपने बोला कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेके चलेंगे 95%। इसका मतलब क्या है कि हम 95% कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं कि जो हमने किया है वो सही है। ओके, हम क्या माने चल रहे हैं कि हमारे 95% कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा है इस काम में। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी और आपने कहा कि हम 95% कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो इसका मतलब आपका जो बचा हुआ एरिया कितना बचा? 5%। टोटल 100% होता है, राइट? तो बचा हुआ एरिया कितना है आपका? 5%। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? अल्फा वैल्यू। तो अल्फा अगर आपका 5% है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है आपका? 95%। अगर अल्फा आपका 1% है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस कितना है? 99%। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपने
पंकज को क्या हो गया? जैसे कि मान लो ये वाला एरिया है, पंकज का एक टेस्ट बुरा हो गया, बेचारा गुस्सा कर गया। ठीक है, ये वाला एरिया है आपका, ठीक है ना? इस एरिया में आपने बोला मैं 95% कॉन्फिडेंस होना चाहता हूं, ओके? तो इसका मतलब क्या है? 95%, हमने कल बात करी थी कि अगर 68% एरिया कैप्चर करोगे तो कितना होता है? मीन प्लस माइनस सिग्मा, यस और नो? अगर आप 95.5% कॉन्फिडेंस एरिया चाहते हो तो आपका क्या है? मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा। अगर आप 99%, 99.7% कॉन्फिडेंस होना चाहते हो तो होता है मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक है ना? ऐसे ही 4 होता है, 5 होता है, 4 5 तो जाना नहीं होता डेटा साइंस में, 3 तक तो इट्स मोर देन इनफ। तो अगर हम बोले 95% कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं तो हमारी वैल्यू होती है बेटा मीन प्लस माइनस 1.96 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ओके? तो हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं? 95%। हमने जो पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन का हमको मीन पता होगा ऑलरेडी, राइट? हमें पता है कि मान लो मीन जो है हमारा वो 50 है और जो सिग्मा है वो है हमारा मान लो 10, राइट? तो आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होना चाहते हो? 95%। इसका मतलब अगर मैं बाउंड्री लाइन बनाने की कोशिश करूं दोनों तरफ तो क्या होगा गाइस? ये बाउंड्री लाइन बन जाएगी और ये 95% में यही सारा डेटा आएगा, इसके अंदर कुछ भी होगा वो 95% में आएगा। बचा हुआ कितना आपके पास बचा? 5%। तो ये जो एरिया इधर का और इधर का वो टोटल कितना है आपका? 5%। तो यही क्या है आपका अल्फा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा या रिजेक्शन एरिया। तो ढाई इधर होगा, ढाई इधर होगा, क्योंकि ये कैसा सिमेट्रिकल है, यस और नो? तो ढाई इधर होगा और ढाई इधर होगा, तो टोटल कितना हो गया आपका? 5%। अगर आपने ये तो ओरिजिनल डेटा है आपका, राइट? ये आपका पॉपुलेशन का डेटा है। अब आपने सैंपल निकाला मान लो, ठीक है ना? और सैंपल जो निकालने के बाद उसका जो मीन वैल्यू आ गई वो मान लो आ गई 67, रफली मान के चलते हैं। आपने सैंपल जो निकाला उसका मीन आ गया आपका 67%। तो क्या मीन प्लस आपने कितना लिखा है? 1.96 में, है ना? तो इसका मतलब कितना हो गया? 50 प्लस 1.96 टाइम्स ऑफ 10, और अपर लिमिट कितनी हो गई? लोअर लिमिट 50 माइनस 1.96 टाइम्स ऑफ 10। ये वाली वैल्यू इसी के अंदर आ रही है नहीं? यस। इसका मतलब हमने जो टेस्ट कहा था कि आपका एवरेज, मतलब एवरेज सैलरी समझ लो, एवरेज कुछ भी समझ लो, वो ठीक है। तो इसका मतलब हम 95% कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं जो दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं सेल पैसे, क्योंकि हमारे जो एवरेज आ रहा है सेल, जो हमने सैंपल उठाया उसका एवरेज इस रेंज के बीच फॉल कर रहा है। अगर इससे कम होता या इससे ज्यादा होता तो इसका मतलब क्या कि जो मैं दे रहा हूं वो सैलरी गलत है, क्योंकि आपने जो सैंपल उठाया, आप टेस्ट कैसे करोगे कि सही है गलत है? अब पूरे अपने सीपी के लोगों को तो उठा नहीं पाओगे, आपने क्या कि कुछ रैंडम लोगों को उठा लिया और उनका अगर सैंपल इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे पूरी पॉपुलेशन का जो डेटा है वो इन्हीं के बीच में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हो गया। और अगर मान लो ये आता आपका कोई 76 के आसपास आ जाता तो इस रेंज के बाहर हो जाता, है ना? इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये वैल्यू कहां जाती है बेटा? इधर जाती ना, अपर साइड में। ये जो बाउंड्री है वो कितनी है? 69.6। ये जो बाउंड्री वो कितनी है आपकी? 30.4। तो ये जो वैल्यू है 76 इसके बाहर आई है। इसका मतलब क्या है कि ये रिजेक्शन एरिया में गिरी है। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो टेस्ट हमारा क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है ना? अब एक्चुअली इतना लोग नहीं करते हैं आज की डेट में, ये सब चेक करते हैं, स्टैटिस्टिकल थ्योरी से चेक करते हैं, ये सब करते हैं। आज की डेट में हम लोग टेस्ट करते हैं पी वैल्यू से। पी वैल्यू से, पी वैल्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी, ओके? जितने भी आप करोगे डेटा साइंस में आज या आज के बाद कभी भी करोगे तो हम लोग यूज करेंगे पी वैल्यू।
पी वैल्यू का क्या मतलब होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने सैंपल उठाया है वो इस रेंज में लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी, पी वैल्यू का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी कि जो आपने सैंपल उठाया है वो इस रेंज के में लाई करेगा। तो मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.02 या 3 आ गई, ठीक है ना भाई, कितनी आ गई 0.03। क्या ये अल्फा से बड़ी है या अल्फा से छोटी है? अल्फा से छोटी है। अल्फा कितना है 0.5, 0.05, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.03, छोटी है। इसका मतलब क्या है कि अंदर आने के चांस बहुत कम है, अंदर आने के चांस, इस वाले रीजन में आने के चांस बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस क्या थी कि भैया, या मेल फीमेल वाला ले लेते हैं कि एवरेज ऑफ मेल स्पेंडिंग इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फीमेल स्पेंडिंग। ये आपकी नल हाइपोथेसिस थी। कहां से आई? ये तो कैलकुलेट होती है बेटा पीछे से, है कैसे तो बहुत मुश्किल है, फिक्स नहीं होती, वो तो अपने आप निकल के आती है। जो आपका पीडीएफ था ना, पीडीएफ था जो कलम निकाल रहे थे, उसी में वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। आपको निकाले जो होते हैं पाइथन डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। बट पी वैल्यू पे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पी वैल्यू क्या होती है, तो आप पी वैल्यू क्या बोलो, पी वैल्यू इज अ चांस ऑफ कि सैंपल का जो मीन है वो गिवन रेंज में लाई करता है या नहीं करता है। अगर पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से कम है, अल्फा वैल्यू अगर सिंपल टर्म लिखे तो कितनी लिखेंगे 0.05 लिखेंगे, परसेंटेज हटा देते हैं, और ठीक है। तो अगर पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी अगर अल्फा से भी कम है, अल्फा आपका कितना 5% रिजेक्शन एरिया है, और इससे भी कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आएगी वो हमेशा और हमेशा रिजेक्शन एरिया में आएगी। ठीक है, मींस ये है कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि दोनों बराबर हैं, और अल्टरनेट क्या थी कि दोनों बराबर नहीं है। तो अगर पी कम हो गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो आप क्या मानोगे कि भैया एवरेज सैलरी ऑफ मेल और एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल बराबर नहीं है, ये स्पेंडिंग जो भी है वो बराबर नहीं है। तो हम एक थ्योरी लेते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम उठाते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वीक 6 में स्टैटिक्स, ये मेरे नोट्स हैं, मैं भेज दूंगा ये भी। ये सब देखो लिखा हुआ, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है वगैरह, पी वैल्यू भी लिखा हुआ, ठीक है, ये सब टी टेस्ट लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ। ये बेटा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। Suppose that we have been told that the price of petrol in Melbourne is normally distributed with a mean of 92 cents per liter. किसी ने बोला कि एवरेज जो सेल है मेलबर्न में, मतलब एवरेज जो प्राइस है मेलबर्न में वो 92 सेंट्स पर लीटर है। जैसे हमारे को इंडिया में बोल दे कि इंडिया में एवरेज जो प्राइस है वो 90 रुपीज पर लीटर है। आपने बोला, आपने बोल दिया हम कैसे मान लें, मोदी जी कह दें कि यार कौन महंगा महंगा कर रहा है, 90 रुपीज तो है पर लीटर एवरेज इंडिया में। तो आपने बोला ठीक है, यहाँ पे 92% हो गया। तो स्टेटिशियन बोले हम तो नहीं मानेंगे भाई, राइट, हम तो नहीं मानने वाले, हम तो मैथमेटिशियन, स्टेटिशियन, डेटा साइंटिस्ट। आपने कहा चलो सैंपल उठाते हैं। हमने 50 लोगों का सैंपल उठाया रैंडमली, ठीक है ना, और हमने देखा कि जो एवरेज मीन है वो कितना आ रहा है 93.6% आ रहा है। तो देख के लग रहा है ना आपको कि अलग है, बट आपने सैंपल उठाया 50 लोगों का, उसके बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें कहानी क्या है देखो, इस कहानी को समझते, राइट। तो पॉपुलेशन मतलब ओवरऑल
प्राइस कितना है बेटा यहाँ पे? मीन प्राइस, राइट, मीन है, वो दे रखा है बेटा 92 सेंट्स, है ना। और कह रहे हैं कि वो एवरेज ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बेटा? 3.1। एसटीडी कितना है आपका? 3.1। ओके, कितना है? 3.1। उन्होंने 50 लोगों का सैंपल उठाया। सैंपल कितने लोगों का उठाया उन्होंने? 50 लोगों का। और इसमें जो मीन निकल के आया वो आया आपका 93 पॉइंट कितना है, 6 है 2 3 6 ये, राइट, इतना निकल के आया। ठीक है, बात बात समझ में आ रही है? टेस्ट समझ में आ गया क्या किया था लोगों ने? अब मुझे बताना है कि ये भाई आ, जो वो कह रहा आदमी था वो बात सही है या बात सही नहीं है। ठीक है ना। तो जेट टेस्ट करने के लिए, इसमें जेट टेस्ट लगेगा, क्यों लगेगा डिस्कस लेटर। जेट टेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि इसमें कौन सा टेस्ट लगाना है। सबसे पहले डिसाइड किया कौन सा टेस्ट लगाना है, जेट टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, बताते हैं, 2 मिनट रुको। ठीक है, जेट टेस्ट लगाना है मान लो। ठीक है, तो जेट टेस्ट कहता है, फार्मूला होता है बेटा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है ना, ये टेस्ट होता है। तो एक्स मतलब सैंपल कितना लिया आपने? 1 मिनट, ये ना, सॉरी। ओके, सो जेट टेस्ट लगाते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना, सेट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस है। कौन सा दिया था? क्यों? वो फार्मूला कौन सा? हाँ हाँ हाँ, मीन की, फार्मूला की, कोई नहीं पूछता। कोई तुमसे थोड़े बोला लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला बना के दिखाओ। वो पूछते 3-4 साल के बाद, जब एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है ना। तो अब मीन का तो फार्मूला पता ही होगा, राइट, एक्स सारे वेरिएबल निकाल के। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सेट नल हाइपोथेसिस। सेट हाइपोथेसिस, ओके, पहला स्टेप क्या है हमारा? हाइपोथेसिस। ओके, तो नल हाइपोथेसिस हमारी, सबसे पहले हमने लिखा एच ओ, और एच ओ हमने लिखा कि पॉपुलेशन मीन इक्वल टू सैंपल मीन। मतलब क्या कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन लगभग बराबर हैं, ये हम मान के चलेंगे। हमने क्या बोला था कि हाइपोथेसिस जो पहली होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वलिटी की होती है, तो बराबर है। तो एच नॉट क्या हो गया बेटा? कि दोनों बराबर नहीं है, यही हो जाएगी, राइट। ठीक है सर, परफेक्ट। फिर सेट करते हैं टेस्ट कौन सा लेना है। तो यहां पर हम ले रहे हैं जेट टेस्ट, अभी के लिए विल डिस्कस जेट टेस्ट। ओके, जेट टेस्ट का फार्मूला होता है बेटा एक्स माइनस म्यू, ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा सॉरी, ऐसे होता है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है बेटा, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन सैंपल साइज। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप सेट करो कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस, सर सर एक बार रिपीट करना, क्या बेटा? टेस्ट वाला जो अभी आपने बताया था। क्या बताया था बेटा? सेट टेस्ट बताया था ना आपने अभी। क्या बताया था वही तो पूछ रहा हूँ। जेड टेस्ट। हाँ हाँ, जेट टेस्ट का क्या? सर ये फॉर्मूला। अरे फार्मूला कुछ नहीं है, फार्मूला होता है
सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन एससी। एससी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन सैंपल साइज। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंस कितना सेट करके चल रहे हैं बेटा? 95%। तो अल्फा वैल्यू हो गई हमारी 0.05%। तो अगर यहां पर, तो अब डिसीजन रूल देखते हैं, राइट? अब डिसीजन रूल हमारा क्या होगा? डिसीजन रूल है कि इफ पी वैल्यू, मतलब अभी तो स्टैटिकल फॉर्म में लिखते हैं, इफ जेड वैल्यू, तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है बेटा आपका? 95%, राइट? तो 95% में अगर हम मान के चलें कि हमारा मीन जो है वो 1 है, ओके, और जो मीन जो है वो हमारा 0 है, ऐसे मान के चलते हैं, और जो हमारा एसटीडी है वो 1 है, ऐसा मान के चलते हैं। अभी के लिए बताता हूं क्यों मान के चलते हैं, ठीक है ना? अगर हम मान के चले मीन हमारा 0 है और एसटीडी हमारा 1 है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा? फार्मूला क्या होता है? 95% पे मीन प्लस माइनस 1.596 1.96 टाइम्स ऑफ एसटीडी, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? मीन प्लस 1.96 टाइम्स ऑफ एसटीडी। तो कितनी हो गई बेटा? मीन तो 0 है आपका, राइट, माइनस 1.96 टाइम्स 1 करो तो इतने रह जाएगी वैल्यू, है ना? और इधर कितनी हो जाएगी? 1.96 हो जाएगी। तो मतलब नेगेटिव 1.6 और पॉजिटिव 1.6, यही रेंज हो गई, यही रेंज हो गई ना सिंपल, अगर मीन आपका 0 और स्टैंडर्ड 1 है तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें और जेड टेस्ट की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई तो एक्सेप्टेड हो गया, अगर इनके बीच में नहीं आई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलो अब हम लोग करते हैं, डिसीजन रूल हो गया, अब हम करते हैं टेस्ट रन करते हैं। तो भैया जेड फार्मूला क्या है बेटा? सैंपल मीन कितना है हमारा? 93.6, पॉपुलेशन मीन है बेटा 92 डिवाइडेड बाई, राइट, सिग्मा, सिग्मा कितना है आपका? 3.1, सैंपल कितना है बेटा हमारा? 50, ठीक है ना? वैल्यू कितनी आ गई? 25.806, जो इससे बहुत आगे है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिजेक्ट हो गया, है बेटा? आपका सिलेक्शन एरिया कितना आया है? -1.96 से 1.96 बीच में आया है। तो ये वैल्यू जो जेड आपने टेस्ट अभी सॉल्व किया है, अगर ये वैल्यू इनके बीच में आ जाती तो एक्सेप्ट हो जाती। अभी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रखा है? 90% रखा है, तो ये लिमिट आई, इनके बीच में अगर ये वैल्यू आती तो एक्सेप्ट है, अगर नहीं आती तो एक्सेप्ट नहीं है। मान लो ये सॉल्व होके इतना आ जाता, 0.89 आ जाता, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, इसका मतलब एक्सेप्टेड है, ठीक है ना? ये होगा, देखो। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये फार्मूला स्क्वायर रूट होता है, आई एम सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। एस क्यू आर टी ऑफ सैंपल साइज, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा आपको, 50 का स्क्वायर रूट 3.6, वो भी इससे बड़ा है, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है सर? ठीक है, बट पाइथन में जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, पाइथन सिर्फ आएगी बेटा पी वैल्यू, ओके? पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो बहुत अलग है, बट आपको क्या देखना है कि पी वैल्यू अगर बड़ी आ जाती, अल्फा वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 0.05 है, से अगर बड़ी आती है तो हम कहते हैं नल एक्सेप्टेड, और अगर पी की वैल्यू कम आती है 0.05 से तो नल इज रिजेक्टेड। तो इसके बेस पे आप लोग क्या कह रहे हो कि आपकी पी वैल्यू जेड वैल्यू ज्यादा आ गई उस रेंज से, तो क्या कहोगे?
hence population mean is not equal to sample mean। बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका जेट टेस्ट फेल हो गया, वैल्यू बड़ी आ गई इस रेंज से बाहर। अगर इस रेंज के बीच में आ जाती तो क्या हो जाता कि हमारा टेस्ट पास हो जाता, और हम कहते कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन बराबर है। मतलब जो मोदी जी ने कहा था वो बात गलत है। अंडरस्टूड? आप देखो जेट टेस्ट कब लगाते हैं, टी टेस्ट कब लगाते हैं। पहली बात, टी टेस्ट, दो तरह के टेस्ट हैं, एक टी टेस्ट होता है बेटा और एक होता है आपका जेट टेस्ट। तो टी टेस्ट, और यहां लिख दिया मैंने जेट टेस्ट, दोनों मीन को ही कंपेयर करते हैं। ओके, मीन कंपेयर करते हैं दोनों। तो टी टेस्ट तब लगाते हैं जब सैंपल जो पॉपुलेशन है 30 या 30 से कम हो, सैंपल साइज जो है 30 या 30 से कम हो तब हम चलाते हैं। और जेट टेस्ट तब लगाते हैं जब सैंपल टेस्ट आपका साइज 30 से बड़ा हो। तो यहां पे सैंपल साइज कितना था आपका? 50 था, है ना, इस क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी बात यह है, डेटा नॉर्मल हो एंड पॉपुलेशन का मीन नोन हो। डेटा नॉर्मल हो और पॉपुलेशन का मीन कैसा हो? नोन हो। पॉपुलेशन का मीन पता हो, तो यहां पे पॉपुलेशन का मीन पता था ना कि ओवरऑल कितना है आपको, 92 था। आपने बोला मेलबर्न का, तो मेलबर्न का पूरी पॉपुलेशन हो गई, सबको पता था, तो इसका इसलिए। ठीक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा है लास्ट क्लास में। ठीक है ना, इसमें पॉपुलेशन मीन नहीं पता होता, सॉरी, नहीं, पॉपुलेशन मीन नहीं, पॉपुलेशन वेरिएंस पता हो, एसटीडी पता हो। यहां पे पॉपुलेशन का एसटीडी इज अननोन, अननोन। ठीक है ना, पॉपुलेशन का एसटीडी हमें पता है ही नहीं कि एसटीडी कितना, वेरिएंस कितना पॉपुलेशन है। मेन तो दो ही होते हैं, ठीक है ना, है डेटा लगभग टी डिस्ट्रीब्यूशन तभी लगाया जाता है, टी टेस्ट, जब डेटा टी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एक सेकंड बेटा, ओके, बट यहां पर एक गांठ बांध के रख लो, जब रियल वर्ल्ड में जाओगे तो वहां सैंपल साइज हमेशा 30 से बड़ा ही होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस होगा जहां पे टेस्ट जो है वो टी जो सैंपल वो 30 से कम मिले। और मैजिक नंबर जो 22 है, गूगल में सब जगह आपको 30 मिलेगा कि टी टेस्ट कब करते हैं, जेड टेस्ट कब करते हैं, आपको 30 मिलेगा। ठीक है ना, बट मैजिक नंबर जो है, एक्चुअल जो नंबर वो 22 है। लोगों ने जबरदस्ती बोल दिया 30-30। अब देखो फर्क क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है सिर्फ कि टी टेस्ट जो होता है वो जब आप कर्व बनाओगे तो नीचे टच कर जाता है। मैंने आपको बताया था कर्व बनाते कोई टच नहीं करते, और अगर वो टच नहीं कर रहा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं आपको टी टेस्ट का
क्या बोलूं यार, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, इमेज, देखो सर, लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है, यस और नो? तो जैसे जैसे सैंपल बढ़ता चलता है वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हो जाते हैं। तो 30, अगर सैंपल साइज आपके पास 30 से ज्यादा है, इफ सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो चाहे आप टी टेस्ट लगाओ या जेड टेस्ट लगाओ, एक ही बात है, कोई भी लगा लो। तो प्रैक्टिकली ज्यादा हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारी पावर्स है। प्रैक्टिकली यूज ऑफ टी टेस्ट, ओके। क्योंकि टी टेस्ट बहुत पावरफुल है। पावरफुल का मतलब क्या है, इसके अलावा जेड टेस्ट में तो केवल एक ही टेस्ट हो पाता है, बट टी टेस्ट में इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग काम कर पाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहले टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट, सैंपल उम्पल गोली मारो, 30 से कम होते ज्यादा होते हैं। एक्चुअली ये तब बनाया गया था जब एक वक्त था जब 10 लोग भी नहीं मिलते थे। पहले लोग बहुत कम होते थे, कॉलेज में पढ़ने वाले भी कम होते थे, तो टी टेस्ट बनाया गया था। तो सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाता था 100-200 लोगों को, तो क्या करते, 20 लोगों को मिल गया, 10 लोगों को डेटा मिल गया, तब भी उसको टेस्ट कर लेते थे। जैसे आपको जैसे कि मेडिकल टेस्ट करना है, आपको वैक्सीन को टेस्ट करना है, तो 30 लोग भी ना मिलेंगे, कहीं हमको लगवा दे मर गए तो, है ना? तो वहां पे 10 लोग मिल जाते थे, 15 लोग मिल गए, उन्हीं पे काम करना चलाना पड़ता था। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते थे कि टी टेस्ट और सब करते थे। बट आज की डेट में डेटा की हमें कोई कमी नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, तो आजकल कोई दिक्कत है नहीं, राइट? आपके पास आज तो मिलियन में डेटा मिलता है। बट एनीवे, तो टी टेस्ट इसलिए बनाया गया था। ठीक है, कोई पूछे तो इस टी टेस्ट को कुछ लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ठीक है ना? मैं अपनी फाइल भेज दूंगा, उसे पढ़ लेना। तो टी टेस्ट में बेटा 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट, ओके। वन सैंपल टी टेस्ट तब करते हैं जब आपको पॉपुलेशन का मीन पता हो। पॉपुलेशन का मीन नहीं, मतलब एक हाइपोथेटिकल मीन हो, मीन हो, और एंड सैंपल हो, आपके पास वन सैंपल हो। यहां से ध्यान से देखना, पिछली का अगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, ओके, यहां से प्लीज ध्यान से देखना। टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या है कि एक हाइपोथेटिकल मीन दे रखा है और दूसरा आपको सैंपल दे रखा है। जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी, अगर इसमें हमें वेरिएंस ना पता होता तो हम टी टेस्ट लगा देते, हमारा रिजल्ट आ जाता। ठीक है ना? मतलब ये कि जैसे आपसे पूछ बोला जाए, अरे यार हमने ना कंपेन लॉन्च करी है, राइट? तो मुझे लगता है कि कंपेन की बाद एवरेज जो स्पेंडिंग होगी वो $200 हो जाएगी। बात समझ गए? तो ये $200 जो कैसी हाइपोथेटिकल है, आपको पता नहीं होगी या नहीं होगी, राइट? तो आप क्या करोगे, ठीक है, दो आपने बोल दिया $200, अब हम क्या करें, सैंपल उठा लिया और उस सैंपल का हमने मीन निकाला और कंपेयर करके देखा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई आपको? एग्जाम्पल दूसरा ले लो। किसी ने बोला यार पता है लास्ट टाइम जो हमारी एवरेज सेल हुई थी वो करीब 20,000 के आसपास हुई थी। तो बोला अच्छा ठीक, लास्ट साल हुई थी, इस साल भी इतनी होनी चाहिए थी। आपने सैंपल उठा के देख लिया और टेस्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज कॉल्ड वन सैंपल टी टेस्ट। आपके पास एक सैंपल है और आपके पास एक क्या है, हाइपोथेटिकल मीन है। तो इस तरह की सिचुएशन आकर सामने आएगी तो हम क्या चलाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट। क्लियर है? ठीक है। दूसरा टेस्ट है बेटा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट।
पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट तब होता है व्हेन we compare same sample before and after a event or time whatsoever। मतलब आपको टेस्ट करना है कि भैया हमारी मेडिसिन काम आई या नहीं आई। ये टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, उससे पहले क्या टीचर का पढ़ाना इफेक्टिव था या नहीं था, या हमने बच्चों को एक इंडस्ट्री बंदे को बुलाया, वो इफेक्टिव था या नहीं था। हमने कोई कंपेन लॉन्च करी, वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। हमने नया मैनेजर बुलाया, वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे आने से पहले का डेटा और उसके आने के बाद का डेटा को करना पड़ेगा कंपेयर। अगर पहले का डेटा और बाद का डेटा, दोनों डेटा जो है सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब बंदा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव का मतलब या तो वो पॉजिटिव हो या उसका नेगेटिव हो, दोनों इफेक्ट पड़ा, राइट। नेगेटिव भी तो इफेक्ट ही है, गंदा हुआ उसकी वजह से नुकसान हो गया, हटाओ इसको। और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसको भी रखने का क्या फायदा। अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट। तो इफेक्टिव का मतलब क्या, इससे पहले या उसके बाद का डेटा। कूल। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं। कूल, एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मतलब यह है कि आप ऐसे टेस्ट कर रहे हो कि क्या ये दो ग्रुप, जो भी ग्रुप दो हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट बात करें तो दो ग्रुप होंगे, दो ग्रुप एक ही पॉपुलेशन से लिए गए या दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से। मतलब यहां पर हम लिख देते कंपेयरिंग, कंपेयरिंग टू ग्रुप्स। मतलब ऐसे समझो, मैं दो मॉल उठा लेता हूं, राइट। एक मैंने उठा लिया जीआईपी, और एक कौन सा अच्छा मॉल है वहीं पे, दूसरा कौन सा मॉल है? द ग्रेट वेनिस। ग्रेट वेनिस तो अलग है यार, जीआईपी के बाद और कौन? अबे दिल्ली के ले लो, सुभाष नगर ले लो, दो मॉल चाहिए मुझे। वेस्टर्न में तो कोई जाता भी नहीं है। डीएलएफ, डीएलएफ कौन सा है वो? नोएडा में वो भी। हाँ हाँ सर पैसिफिक मॉल। अरे ये लो पैसिफिक ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे दो मॉल के नाम चाहिए, खत्म बात। जीआईपी और पैसिफिक, ये दो ग्रुप हैं, है ना। किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि जीआईपी में जाने वाले लोग और पैसिफिक में जाने वाले लोग अलग अलग हैं। हाँ अक्षय रतन, क्या करना है आपको, क्या लिख रहे हो बेटा? ठीक है, तो किसी ने बोला कि यार पैसिफिक और जीआईपी एक ही जैसे मॉल है, ऐसे किसी ने बोल दिया। तो आपका अच्छा, ऐसे कैसे, है ना। तो आपने क्या किया कि भाई जीआईपी के लोगों का डेटा उठाया, है ना, और पैसिफिक लोगों का डेटा उठाया, और आपने देखा कि उनको कंपेयर किया। अगर उन दोनों की एवरेज स्पेंडिंग लगभग बराबर है, जो जीआईपी में जा रहे हैं और जो पैसिफिक में जा रहे हैं, है ना, स्पेंडिंग स्पेंडिंग भी तो करो। और मॉल में क्या रखा है, मॉल की सुंदरता तो अलग बात है, राइट, उससे थोड़ी ना कुछ फायदा होता है, किसी नुकसान होता है। मेन किससे, पैसे से। अगर एवरेज स्पेंडिंग जीआईपी मॉल की और पैसिफिक मॉल की बराबर है, इसका मतलब क्या कि दोनों मॉल एक जैसे हैं। और अगर दोनों मॉल की स्पेंडिंग अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों मॉल एक जैसे नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। ऐसे आपसे पूछे मेल और फीमेल के परचेजिंग पावर एक जैसी है, लड़कियां लड़ जाती थी पहले, अब तो थोड़ी स्मार्ट हो गई। कह देते ना लड़का लड़कियों की, मैंने बोल दिया लड़कियों की स्पेंडिंग ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा, तो वो लड़ बैठी। तो मैंने डेटा उठा लो, उठा के लाओ मार्केट से, ठीक है। तो आपको पता करना मेल और फीमेल की जो स्पेंडिंग कैसी है, क्या वो एक ही जैसे हैं या अलग अलग बिहेव करते हैं। तो आपने कंपेयर किया, और अगर वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनकी एवरेज स्पेंडिंग बराबर होगी। ये सुनो, अगर वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्पेंडिंग वाला किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, वो सेकंड पॉइंट है, बट दोनों की अलग अलग होगी।
ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को हम लोग किससे हैंडल करते हैं, टी टेस्ट से हैंडल कर लेते हैं। ठीक, दूसरा टेस्ट है हमारे पास, टी टेस्ट हो गया। फिर हमारे पास आता है बेटा काई स्क्वायर टेस्ट, नहीं अनोवा, पहले काई बता देते फिर अनोवा बताते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है बेटा कि अगर आपको दो चीजें, दो प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, दो फीचर्स को कंपेयर करना है, ठीक है ना, दो हो सकते हैं, हाँ बेसिकली दो ही होते हैं, उनको अगर कंपेयर करना तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट रन हो रहा है, ये वाला जो टेस्ट रन हो रहा है वो होता है बेटा कंटिन्यूअस डेटा पे, ठीक है ना। स्पेंडिंग की बात कर रहे थे हम लोग, खर्चे की बात कर रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे। ये जो होता है बेटा होता है डिस्क्रीट डेटा पे, डिस्क्रीट और क्वालिटेटिव डेटा पे। जैसे आपने बोला कि ऑफिस में काम कराना या घर पे काम कराना, दोनों में फर्क पड़ता है, किसी ने ये बोला, आपने बोला ठीक है देखते हैं, तो आप क्या करोगे, इनको चेक करोगे। ऐसी सिचुएशन को कंपेयर करना हो तो हम लोग यूज करते हैं काई स्क्वायर। सेकंड बता देते हैं हम लोग, फ्रॉड करना जेंडर पे डिपेंड करता है, किसी ने बोल दिया, ये फ्रॉड करना आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। आपने बोला ऐसे तो नहीं मानेंगे, हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आपके पास कंडीशन होगी, दो कंडीशन हो गई, फ्रॉड, और फ्रॉड में या तो करता या नहीं करता, है ना। और कंडीशन क्या हो गई आपकी, मतलब स्टेट्स लोकेशन क्या हो गई आपकी, मान लो यहां पर रखा आपने दिल्ली, यहां रख दिया आपने मुंबई, और यहां रख दिया आपने मान लो एमपी, व्हाट्सएवर, ओके। तो दो प्रॉपर्टी है, एक तो है फ्रॉड और एक है आपकी बेटा लोकेशन। ऐसे दो चीजों को कंपेयर करना, और दोनों दो कैटेगरिकल है, दिल्ली लोकेशन और फ्रॉड 1 और 0 है। तो ऐसी दो प्रॉपर्टी को अगर कंपेयर करना कि दो प्रॉपर्टी एक दूसरे से एसोसिएटेड है या नहीं है, तो ऐसे कंपेयर करना तो हम लोग क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, ओके। काई स्क्वायर टेस्ट कैसे किया जाता है, हाइपोथेटिकल टी टेस्ट तो कोई ज्यादा बड़ा फार्मूला है नहीं, हम लोग एक अभी एक एक प्रॉब्लम उठा के और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना। जैसे मैं एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल कैसा है कि चेक करना है कि टाइपिंग मोड मैटर करता है या नहीं करता। टाइपिंग मोड का मतलब आपसे कहा जाए कि मोबाइल को हाथ में पकड़ के टाइप करो, है ना, और आपसे बोला जाए कि डेस्क पे रख के टाइप करो, तो मोड हो गया यहाँ पे, मोड स्पीड से रिलेटेड है या नहीं है। तो आपको पता है हाथ में आप जल्दी लिख लेते हो और टेबल पे आप थोड़ा लेट पे लिख पाओगे क्योंकि आपकी आदत नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें आपको पता करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। वी विल कवर एक एक एग्जांपल हम लेंगे तब समझा पाएंगे। तीसरा टेस्ट है बेटा अनोवा, ठीक है। अनोवा, अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस से ले रखा है उन्होंने एन, ऑफ का ले रखा है ओ, और वेरिएंस का ले रखा है बीए, तो इसलिए क्या हो गया ये अनोवा। ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है सर, ओके। तो आपके पास मान लो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम लोग क्या क्या यूज कर रहे थे, दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे थे, है ना। अब आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप है, आप कह रहे हो मेरे पास 4 ग्रुप है, मेरे पास 6 ग्रुप है, उनको कंपेयर करना है। आप सारी स्टेट्स का अर्निंग को कंपेयर करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो सारे स्टेट हिंदुस्तान में एक जैसे हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ कोई भी कंटिन्यूस डेटा। तो आप क्या करोगे, उस केस में हम लोग लगाते हैं अनोवा। क्या लगाते हैं, अनोवा, ठीक है। तो अनोवा वर्क्स कंपेयरिंग मोर देन
मोर देन 2 ग्रुप्स। समझ रहे हो ना? अगर आपको 2 ग्रुप से ज्यादा कंपेयर करना है तो हम लोग यूज करते हैं अनोवा। मतलब 3 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 5 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, 50 ग्रुप हो, तो हम यूज करते हैं अनोवा। अनोवा में बहुत सारे वर्जन होते हैं, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, मनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। बट पॉइंट यह है कि इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो अब एक एक करके उठाते हैं और हम उसको करते हैं स्टडी। ये आपका एक क्वेश्चन है, देखो। अ कंपनी पेज प्रोडक्शन वर्कर ₹630 पर वीक, है ना? एक कंपनी एक अपने वर्कर को $630 पर वीक देती है। बट यूनियन आई, उसने बोला कि आप जो पैसा दे रहे हो ना वो कम दे रहे हो। यही मतलब है ना? यूनियन क्लेम्स दैट दीज वर्कर्स आर पेड बिलो द इंडस्ट्री एवरेज फॉर देयर वर्क। ठीक है ना? तो अब क्या करोगे आप? कहोगे अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो आपने क्या किया? उस इंडस्ट्री से 15 लोगों का डेटा उठा लिया, ठीक है ना? और आपने देखा कि 15 लोगों का जो एवरेज है वो कितना, $670 है, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 58 है। ठीक है, इफ द यूनियन क्लेम जस्टिफाइड, तो पूछ रहा है कि जो यूनियन कह रही है वो बात सही है या गलत है? बात समझ में आ गई आपको? तो पहली बात, इसमें सैंपल साइज कितना है? देखो 15, जो 30 से कम है, तो हम इसमें टी टेस्ट ही लगा सकते हैं, जेड टेस्ट नहीं लग सकता। ठीक है ना सर? दूसरी बात यह है कि इसमें देखो पॉपुलेशन जो है उसका एवरेज नहीं दे रखा है, पॉपुलेशन के बारे में लिखा भी नहीं है ना? पॉपुलेशन क्या है, उन्होंने एवरेज दे रखा है और एक बंदे का थीटा दे रखा है, तो इसलिए हम जेड टेस्ट लगा नहीं सकते, टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। और ये टेस्ट से लगेगा वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास 15 लोगों का तो डेटा है और किसी दूसरे सैंपल से तो कंपेयर कर नहीं रहे हो। तो देखो, एक आध का फार्मूला बता दे रहा हूँ, फार्मूला में आपको जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे इस प्रॉब्लम को सेटअप करने के लिए? प्रॉब्लम 1, ओके। सबसे पहले देखो कि x मतलब ओके, आपने मान लिया कि बेस, पहले सबसे पहले क्या सेट करना पड़ेगा बेटा आपको? हाइपोथेसिस, है ना? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये है कि बेस ऑफ वर्कर इक्वल टू बेस ऑफ इंडस्ट्री। यही मतलब है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? ये हमारी H0 है, राइट? दूसरी हो जाएगी HA, मतलब इसे कॉपी पेस्ट कर लो, और क्या कि बराबर नहीं है। ठीक है ना सर? टेस्ट कौन सा सेट होगा सर आपका? टी टेस्ट होगा, ठीक है ना? और वन सैंपल टी टेस्ट होगा, ठीक है सर? फिर क्या कर करते हैं हम? अल्फा सेट करते हैं। अल्फा कितना ले रहे हो बेटा? 0.05, ठीक है ना? ठीक है सर। फिर हम लोग क्या करते हैं? हाँ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम का जो फार्मूला है सर वो ये है, ठीक है? देखो ये वाला एक जैसा लग रहा है ना आपको? तो बस एस यूज कर देना। एस का मतलब क्या है? सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस तो नहीं पता आपको, सैंपल वेरिएंस पता है, तो इसको लगा दो फटाक से। ठीक है, तो हमने टी टेस्ट लगाया। फार्मूला क्या गाइस हमारे पास? x माइनस म्यू और, एक सेकेंड,
एक मिनट, वैल्यू तो सारी रख ले हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या समरी है, देखो 630, एक्स हमारा कितना है 630, नहीं सैंपल 670, और जो मीन है वो है आपका 630। आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ 630 मिलते हैं, राइट? बेसिस ऑफ बर्कर्स लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना। और सैंपल साइज कितना हो गया हमारे पास, हो गया 50, 15 है ना। और वेरिएंस कितना है STD, राइट? कितना 58, यही है ना, 58 है, ठीक है। ठीक है, चलो सर, फार्मूला क्या है बेटा हमारा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई SE, और SE का फार्मूला यहां पे कौन सा चलेगा बेटा, S डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, n का मतलब सैंपल साइज, राइट? तो चलो फार्मूला सॉल्व करो, 670 माइनस 630, राइट, डिवाइडेड बाई 58 डिवाइडेड, सॉरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, राइट, 58 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 15, यही आया ना रिजल्ट इसका 2.67, हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपका आ गया टी टेस्ट, ठीक है सर। अब देखो भाई, अब यहां पे थोड़ा सा लोचा है। हाँ तो सैंपल साइज 15 तो है, अरे यार कल मैंने आपको बताया था कि जब पॉपुलेशन होती है तो जो मीन हो, जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, राइट? और जब सैंपल होता है तो उसको बोलते हैं एस। आई से तो काम मत किया करो यार, देखो ये देखो, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स की हम लोग कल बात कर रहे थे सर, ठीक है। 2.6। अब टी टेस्ट को हम लोग कैसे चेक करते हैं बेटा, इसमें चेक करने का तरीका डायरेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने 1 बोल लिखा था, राइट? क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। तो चेक करना है कि आपका ठीक है, नहीं तो सब, अगर हम पाइथन में चलाते तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है बेटा पी वैल्यू, फिर से, ठीक है ना। क्योंकि पी वैल्यू हम यहाँ से निकालने के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले पीडीएफ पता होना चाहिए, पीडीएफ हम सारी वैल्यू रखें तब निकल के आएगी। तो अब हम नहीं कर सकते, तो हम रुक जाते हैं, हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सैंपल साइज कितना है बेटा आपके पास, 15 है ना। एक वर्ड आता है यहाँ पे डीएफ, डीएफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या वर्ड आता है बेटा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका फार्मूला होता है इस केस में n-1। तो आपका कितना हो गया बेटा, 15 माइनस 1 हो गया 14। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बेटा आपकी, 40, ठीक है ना। अब हमारे पास एक होता है टेबल, टी टेबल, ऐसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा आपका, 14। और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कितना लिया है बेटा, यहाँ पे अल्फा लिया 0.05, मतलब 95%। चलो सर शुरू करते हैं हम लोग। तो ये वाला है ना, कहाँ गया, ये 95% वाला, राइट? ऊपर देखो टीएस लिखा है 95%, इधर आ जाओ और यहां देख लो 14 वैल्यू कितनी आ रही है, 1.761। तो इस केस में जो आपने निकाली वो क्या थी, क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं हम उसको, क्रिटिकल टी वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1.71 आई है। और कैलकुलेटेड कितनी आई है बेटा, कैलकुलेटेड टी वैल्यू कितनी आई है बेटा यहाँ पे आपकी, 2.67। तो कौन सी आपकी क्या, अगर आपकी
जो क्रिटिकल वैल्यू है बड़ी है कैलकुलेटेड से, तब नल एक्सेप्टेड होती है, एल्स रिजेक्टेड। ओके, यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2.6 और क्रिटिकल कितनी आई 1.7। तो 1.7 छोटी है, क्रिटिकल कैलकुलेटेड बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, नल रिजेक्ट हो गई। और नल आपने क्या माना था कि दोनों बराबर है, इसका मतलब आप उन्हें पैसा कम दे रहे हो। ठीक, बट देखो ये चीजें आपको नहीं करनी, ये सिटिशन करते हैं जो हाथ पेन से करके सॉल्व करते हैं, आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहां पे आपकी पी वैल्यू आएगी। अब पी वैल्यू को याद करने के लिए एक फार्मूला होता है, इफ पी इज लो, ओके, नल विल गो। ठीक है ना, अगर पी छोटी है तो नल उड़ जाएगी, राइट। इफ पी इज हाई नल विल फ्लाई। ऐसे याद कर, अगर पी की वैल्यू बड़ी होगी तो नल एक्सेप्टेड है, और पी की वैल्यू छोटी है तो नल रिजेक्टेड है। ठीक है सर, कूल। चलो गाइस, हम लोग लेते हैं ब्रेक, फ्रॉम रिज्यूम करते हैं, ठीक है। सो विल मीट एट 15:35 पे, ठीक है। प्लीज कम बाय 35। चलो चिल 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 चिल, ठीक है। देखो हाइपोथेसिस, कोई फर्क, थ्योरेटिकल पर्पस। चिल करो यार, ऐसा कुछ नहीं होता। सपीरो टेस्ट करते हैं, ये सब ऐसी थियोरेटिकल बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। क्योंकि रिलायबल है, फार्मूले बहुत होते हैं बट कौन सा रिलायबल है वो देखना पड़ता है ना। अच्छा एक सेकंड रुको यार, क्या हो गया, काहे दुखी हो। देखो यार, ये मैं फाइल अपनी भेज दूंगा, ठीक है, ये मैंने बनाई थी किसी और कंपनी के लिए, बट ये प्लीज शेयर मत करना, दिस इज माय पर्सनल, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड, देखो अब देखो कुछ चीजें हैं जो छूट गई, वो मैं बता देता हूँ दोबारा। ओके, सो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग बात करते हैं, एक एक थ्योरम है जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, ये सबको आनी चाहिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती क्या है बेटा, कि पहले मैं आपको पढ़ने को बोलता हूँ, पहले आप पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ कि आपको ये थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये एक थ्योरम है, पढ़ो प्लीज और बताओ।
समझ में आ गया क्या कह रहा है ये? हम्म, हम्म, ओके ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, आप कुछ हद तक ठीक हो। कोई भी डेटा, ठीक है, जैसे कि आपको दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट प्रिडिक्ट करने हैं, ठीक है ना, तो दिल्ली के जो रिजल्ट्स हैं करीब 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, ठीक है ना। अब 2 करोड़ पीपल को आप, मतलब मान लो आपने 10,000 लोगों का डेटा उठाना चाह रहे हो, 10 के लोगों का, तो 10,000 लोगों ने बोला कि बीजेपी जीतेगी, मान के चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि आपका सैंपल बहुत छोटा है, 10,000 लोग भी बहुत होते हैं, ठीक है, मान लो आप कोई 3-4 हजार लोग उठाए हैं, बीजेपी जीतेगी, राइट। तो आप इसके बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो कहते क्या है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसमें से आप बहुत सारे सैंपल निकाल लो, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, डॉट डॉट डॉट, सैंपल n, ठीक है ना। तो इस सैंपल का एक एवरेज होगा जिसको हमने बोल दिया m1 मान लो, इसका सैंपल होगा m2 होगा, इस सैंपल का m3 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हो गया m n, ठीक है ना सर, कूल है। फिर देखो ये जो m निकला ये भी ये नंबर ही तो है, क्या इनका हम एवरेज ले सकते हैं? ले सकते हैं दोबारा से। तो एक नया एवरेज हो गया, एवरेज ऑफ ऑल सैंपल एवरेज, ठीक है ना। ओके सर, तो इन सारे सैंपल का जो एवरेज है, राइट, ये सारे सैंपल का एवरेज है, इस एवरेज को हम लगभग पॉपुलेशन के एवरेज के बराबर मान सकते हैं। मतलब क्या किया आपने, 4-4 हजार के 10 सैंपल उठाए और चारों सैंपल 10 सैंपलों ने बोला कि एवरेज बीजेपी जीत रही, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी जीत रही है। ऐसा नहीं आपने 50,000 का एक सैंपल उठा लिया, उससे काम नहीं चलेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो डेटा है, जो आपके मीन निकल के आए, जैसे पूरी पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बट अगर इन सैंपलों के मीन को हम प्लॉट करेंगे तो वो 100% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि एक टेस्ट मत, एक सैंपल मत उठाओ, मल्टीपल सैंपल्स उठाओ, और उन सैंपल का जो एग्रीगेट रिजल्ट होगा वो ट्रू पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा। सिंपल सिटी के लिए और बताते हैं, मान लो आपने कोई एग्जाम निकालना है, आपको मिल्क की टेस्टिंग करनी है कि मिल्क सही है नहीं से, आप गए सड़क, एक बंदा मिल गया, ये 10 बंदे मिल गए और आपने क्या कि टेस्टिंग कर ली कि भैया सही हो गया। ऐसे काम नहीं करेगा, आप 10-10 के कम से कम 100-10 और उठा लो सैंपल, और उन सैंपल का एग्रीगेट करके देखो दूध की क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो सेंट्रल लिमिट ये कहती है कि डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अगर हम उनमें से बहुत सारे सैंपल्स निकालें और उन सैंपल्स का मीन निकालें, तो जो मीन का जो डेटा होगा, मीन जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर जो मीन का मीन होगा वो एक्चुअल पॉपुलेशन के बराबर होगा। तो मतलब जो आपका रिजल्ट है वो लगभग बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये कहती है, राइट, a distribution with mean mu and variance sigma, the sampling distribution of mean approaches to normal distribution with mu
एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन एच एन। मतलब क्या है कि अगर ये सैंपल साइज हम बढ़ाते जाएं, सैंपल सैंपल नंबर लिखा हुआ है, हाँ, अगर सैंपल साइज इंक्रीजेस, अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, जैसे हमने पहले 4-4 हजार का सैंपल निकाला था, हम 5-5 का निकाले, हम 6-6 का निकालें, तो होगा क्या कि जो इसका रिजल्ट आएगा, तो आपकी पॉपुलेशन के, आप अगर एक पॉपुलेशन का रिजल्ट निकालो, एक सैंपल निकालोगे, उसको मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो म्यू बोल दिया हमने, मान लो, ठीक है, क्या बोल दिया आपने, म्यू। उसका वेरिएंस को आपने क्या बोल दिया, सिग्मा, राइट। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है ना बेटा, राइट। अगर ये हमारे मीन का है, राइट, ये जो हमारे हैं सैंपल्स का डेटा है बेटा, ठीक है, सैंपल्स का डेटा है। अगर इन सैंपल्स का सैंपल निकालें, सैंपल का जो मीन है, इनका अगर हम एक मीन निकलेगा, इन मीन का मीन निकलेगा, उस मीन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोला इन्होंने, म्यू। बट जो वेरिएंस होता है, वो वेरिएंस आपका सिग्मा ना होके क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ सैंपल, जैसे यहां पे सैंपल कितने हैं आपके, 1, मान लो 4 सैंपल है, तो एन कितना हो जाता है यहाँ पे 4। तो आपने अभी, राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, एसटीडी कितना हो जाएगा फिर, सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एन, मतलब इसका स्क्वायर रूट तो करो वेरिएंस एसटीडी निकालने के लिए, यस और नो। तो अभी जो आपने देखा ना थोड़ी देर पहले, कि जो हम लोग जेट टेस्ट चला रहे थे, है ना, जेट टेस्ट में फार्मूला क्या था, एक्स बार सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन ऐसी जो लिख रहे थे ना स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, वो यहां से आता है, अंडरस्टूड। तो जब तक आपके पास ये थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। कूल। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आ गई, इसका बहुत यूज होता है, आप कल मुझे बताओ सेंट्रल लिमिट का यूज कहां पे होता है, सर्च करके। दूसरी चीज जो मिस हो गई है, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सभी जानते हैं, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है कि डेटा है हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब ये है कि जैसे कि हमने बोला, मान लो हमारे एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन है, या देखो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट मैं रैंडमली लिखने की कोशिश करता हूँ, 0 से लेकर 100 के बीच में। मान लो आपका ये डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा वॉइस बंद करो अपने लैपटॉप की वॉइस, ठीक है ना। मान के चलते हैं ये डेटा हमारा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे है नहीं बट मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या करें, ये वैसे लग नहीं रहा है, बट मान लो कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अगर हम एक ऑपरेशन इस पे कर लें, राइट, तो एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, देखो क्या करते हैं, सिंपल सा टर्म क्या करते हैं हम लोग, इसका मीन कितना होगा बेटा, तो एवरेज निकालने हैं इसका हम लोग, राइट, ओके, और इसका हम निकाल लेते हैं एसटीडी, वेर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडी ऑफ इट, ठीक है सर, ये निकल गया। हम क्या करें, इस डेटा को, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू
अपॉन सिग्मा। क्या फार्मूला होता है, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस मीन अपॉन एसटीडी और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं इसका यूज क्या होगा, बस 2 मिनट रुको, इसको देख लो ध्यान से, ठीक है ना। अब नया x क्या हो जाएगा आपका, कि ये हमारा x माइनस म्यू, म्यू कितना है हमारा, मीन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एसटीडी। तो ये हमारा फिक्स रहेगा और ये हमारा फिक्स रहेगा, और इसको कर लो ड्रैग, ठीक है सर। अब अगर मैं इसका मीन निकालूं और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो पता कितना आएगा, मीन कितना आ रहा है, लगभग 0 के बराबर है, यस और नो, मतलब 1 की पावर -16 है तो लगभग 0 के बराबर ही है ना, और ये कितना आ गया आपका 1, ठीक है ना। तो अगर हमारा डेटा नॉर्मल है, ठीक है, और अगर उसको हम स्टैंडर्डाइज कर दें तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, मैं जब पाइथन में करूंगा अगले क्लास, मतलब अगले वीक में करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, बट ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मीन कितना हो जाता है 0 और वेरिएंस कितना हो जाता है बेटा 1। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सीखा था, मैंने क्या लिखा था कि मान लो मीन इज इक्वल टू 0 है ना, और वेरिएंस मैंने कितना बोला था कि मान लो 1 है। वो मैंने मानने को नहीं बोला था, एक्चुअली कहानी वो यहां से आती है कि मीन 0 है और वेरिएंस आपका 1 है, क्योंकि डेटा कैसा होता है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपने फार्मूला लगाया था जेड टेस्ट का, वो यही तो था, एक्स माइनस म्यू अपॉन, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे, क्योंकि वो क्या था, उसमें हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के चलाते हैं, तो इसीलिए फार्मूला क्या होता था, सैंपल मीन माइनस एक्चुअल मीन अपॉन ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडरस्टैंड। अब इसका यूज क्या है फर्दर, जब हम बेटा डेटा को वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, अभी तो नहीं, मैं आपको एक बहुत बड़ी अभी से बता दे रहा हूं, वैसे आगे बताने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, उनमें से एक गलती है, शायद तीसरे या चौथे नंबर की है, नासा ने की थी, ठीक है ना। वो गलती हम बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। मान लो एक वेरिएबल है आपका x1, मतलब एक वेरिएबल है एज और दूसरा वेरिएबल है बेटा इनकम, ठीक है ना। किसी की एज कितनी कितनी मतलब होगी मैक्सिमम, मतलब लोन के लिए अप्लाई कर रहा था 18 साल से कोई 55 साल तक का बंदा होगा, है ना, अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। इससे छोटा होगा तो उसको वो लोन देंगे भी नहीं, बड़ा होगा तो लोन नहीं देंगे, बूढ़ा है मर जाएगा तो जल्दी है। और इनकम की तो कोई लिमिट नहीं होती भाई, मान के चल रहा हूं मैं सालाना इनकम किसी की 20 लाख से, इकाई 28 सैकड़ा हजार 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा हो गया क्या, इकाई 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख से 50 लाख के बीच में, ठीक है सर। इतनी सालाना इनकम हो सकती है ना मोस्टली, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यस और नो गाइस। अब देखो इन दोनों को मैं करता हूं, प्लॉट करता हूं, ठीक है ना, किसी पे कर लो, चाहे लाइन प्लॉट कर लो, चाहे किसी पे कर लो, राइट। पहले बार प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखो एज दिखाई दे रही है आपको कोई, नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, इनकम दिखाई दे रही है, ठीक। मैं लाइन, ये चलो ये तो दिखाई देगा, लाइन चार्ट बना के देखता हूं, एज बिल्कुल खत्म, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको, इनकम दिखाई दे रही है। तो मतलब ये है बेटा कि अगर दो वेरिएबल, ठीक है ना, उनका उनका जो बेस है, उनका जो यूनिट है वो सेम नहीं है, तो आप उन दोनों को कभी कंपेयर नहीं करना। मैं कमा रहा हूं 50,000 डॉलर और आप कमा रहे हो 1.5 लाख रुपए, तो आप दोनों कंपेयर कभी नहीं कर सकते, जब तक उन दोनों को या तो डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। तो ऐसी चीजों को हम कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज में देखोगे क्या हो जाएगा, अभी इसका मीन कुछ और होगा, इसका मीन कुछ और होगा, है ना। जैसे स्टैंडर्डाइज करो तो इसका मीन कितना हो जाएगा 0, इसका भी मीन कितना हो जाएगा 0, और वेरिएंस कितना हो जाएगा 1 और 1। तो डेटा जो होगा स्केल फ्री हो जाएगी। स्केल फ्री का मतलब क्या है कि ना तो वो ईयर रहेंगी ना वो
रुपीस रहेंगे। कैसे? आई एक्सप्लेन इट इन लिटिल बिट, बट पहले समझ लेते हैं नासा की क्या गलती थी। नासा ने गलती करी थी कि दो टीम थी नासा के पास, जनरली सब जगह होती, एक होती R&D, राइट, और एक थी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। R&D का मतलब वो टीम जो पेपर्स पे बनाती है सब चीज, कि उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, उसका शेप इस तरह से होना चाहिए, उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, इतना उसका फ्यूल भरना चाहिए, ये सब, राइट। और ये कौन है? बनाने वाले, राइट, जैसे कि फैक्ट्री वाले। तो R&D ने बनाया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सब बनाना है, इन्होंने बोला ठीक है, बना के तैयार कर दिया। ये शायद अपोलो 3 या अपोलो 4 की बात है। तो भाई इन्होंने वो बना के और उसको भेज दिया। वो धरती से मुश्किल से 200, मतलब मुश्किल से 150-200 किलोमीटर ऊपर गया और वहीं पे फट गया। बताया था ना। तो वो क्यों गलती थी? क्योंकि मीटर गलत गलत थे। तो R&D वालों ने किया था, ये किया था इन्होंने MKS सिस्टम में, और इन्होंने किया था बेटा फुट पाउंड सेकंड में, क्योंकि यूएस में फुट पाउंड ज्यादा चलता है। वहां पे ज्यादातर वेट क्या, कितने पाउंड आपका वेट है, वो किलोग्राम वगैरह बात नहीं करता ज्यादा, राइट। तो ये सिस्टम दोनों अलग अलग थे, इसीलिए, क्योंकि यहां पे उसने बोला कि 5 मीटर होना चाहिए, उन्होंने बना दिया 5 फुट का। 5 फुट तो छोटा होता है ना, 5 फुट तो मेरे बराबर, 5 मीटर तो पता नहीं कितना लंबा हो गया, राइट। तो वो सब हो गया गड़बड़ और कहानी खत्म हो गई। तो इसी तरह से ये गड़बड़। अब देखो, अभी आप कंपेयर नहीं कर पा रहे दोनों को, अब मैं दोनों कर देता हूं स्टैंडर्डाइज। एज को बनाता हूं, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एज का मीन, ठीक है ना, दोनों का एवरेज निकाल लो और दोनों, ओके ठीक है, और दोनों का निकाल लो आप एसटीडी, ठीक है ना सर। ऐसे इसका भी निकाल लो, ठीक है सर। देखो अलग अलग है। अब हम एज और इनकम दोबारा निकालते हैं बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, राइट। तो अपना फार्मूला क्या होता है बेटा? एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू, म्यू मतलब मीन, इसको कर दो फिक्स, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है सर, ठीक है ना। ऐसे इसके साथ कर दो, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई मीन, ठीक है ना, और आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो, ठीक है सर। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। देखो सर, दोनों दिखाई दे रहे हैं, सीरीज 1 और 2, राइट। आप कोई भी बना लो, सब में काम चलेगा। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं मैं, मतलब हम, आप समझ गए ना स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या फायदा होता है। अब स्केल फ्री हो गया। स्केल फ्री कैसे हो गया? जैसे फार्मूला क्या है बेटा? एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस मीन, तो मीटर माइनस मीटर, मीटर आएगा, डिवाइडेड बाई एसटीडी, एसटीडी किसमें होता है? मीटर में। तो मीटर से मीटर कट नहीं जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ नंबर रह गया, यूनिट फ्री हो गया, राइट। जैसे आपने लिखा एक्स था आपका 50 मीटर, 30 मीटर, और मीन था आपका 20 मीटर, और डिवाइडेड बाई 10 मीटर या 2 मीटर मान लो, ठीक है ना। तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा? ऊपर बचा 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो कितना बचा? केवल 5 बचा, इसकी यूनिट कुछ नहीं है, राइट। तो इसी तरह से दोनों यूनिट फ्री हो गए, तो आप दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हो। और इसका अभी नहीं बेटा, बहुत इंपैक्ट होता है जब हम मॉडलिंग करते हैं। तो अगर एक वेरिएबल बड़ा है, जैसे इसकी रेंज बहुत कम है और इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या कि जब आप फार्मूला बनाओगे कोई भी, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c बनाया मान लो आपने, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c, तो मान लो यहाँ पे m x1 की जगह लेते हैं हम लोग एज, और m1 की जगह लेते हैं बेटा 1.2.4 टाइम्स ऑफ एज, और यहाँ पे लिख दिया आपने इनकम। तो जो वेरिएबल की रेंज बहुत बड़ी होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। तो ये कोफिशिएंट क्या करेगा? पूरे मॉडल को हाईजैक कर लेगा। जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये पूरे मॉडल को हाईजैक कर लेगा, कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो मॉडल अच्छा चलेगा, इनकम कम होगी तो मॉडल खराब चलेगा। तो इसलिए भी डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं?
नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि डेटा का मीन बना देता है 0 और वेरिएंस बना देता है आपका 1। अब अगर इन दोनों को देखना चाहोगे, देखो मीन कितना है 0 और वेरिएंस कितना है आपका 1, ठीक है ना। इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि फार्मूला क्या होता है, मीन प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एसटीडी या 3 टाइम ऑफ 1.96 टाइम्स ऑफ एसटीडी हमने लिखा था, राइट। तो हमने मीन कितना माना था 0 और एसटीडी कितना माना था हमने 1। इसीलिए हमारी रेंज कितनी आ गई थी, -1.96 से 1.96 तक ये रेंज। इन सब चीजें के पीछे ना कहानियां होती हैं, ऐसे रैंडम नहीं होता कुछ भी। अंडरस्टूड। अच्छा 2 बज गए, सॉरी। चलो फिर हम लोग बात करते हैं। तो कल का एग्जाम मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, मंडे को कर देता हूँ, ठीक है। और आज शाम को या कल शाम को मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भेज देता हूँ। और सर एक वो पाइथन वाला सिंपल वाला भी आप बता रहे थे ना, मार्कस वाला, वो भी भिजवा दीजिएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो याद है मुझे। मैं आज शाम को या कल भेज दूंगा। ओके ओके। यार वीडियो का और सर ये जो आपके टेस्ट